डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनर्जागरण और उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 5वीं से लेकर के और 14वीं शताब्दी के काल को यूरोप में मध्यकाल कहा गया है और इसको इतिहासकारों ने अंधकार युग की भी संज्ञा दी है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से सामंतवाद और चर्च की प्रधानता इस मध्य युग में हो गई है और धर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन में अत्यधिक हो गया है और चर्च के द्वारा ही मानव जीवन नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जब 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही यूरोप के लोगों ने एक नए तरीके से सोचना प्रारंभ कर दिया था और नए नए विचार सामने आ रहे हैं। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही नए नए विचार यूरोप में सामने आने लगे, लेकिन उन विचारों का विरोध किया गया, उन विचारों की खिल्ली उड़ाई गई और उसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि चर्च का इतना प्रभाव था यूरोप के लोगों पर कि जो कुछ भी चर्च कहता था या पोप कहता था या पोप के जितने भी जो अधिकारी हैं, जैसे बिशप हो गए, पादरी हो गए, ये लोग, तो इन लोगों का प्रभाव मानव जीवन पे बहुत ही ज़्यादा गहरे रूप से छाया हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी, ये जो संक्रमण काल है, ये जो 2 शताब्दियों का काल है, इसमें ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी कि आखिरकार यूरोप जो है वो मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल में प्रवेश करता है। तो जो सांस्कृतिक, जो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, लेकिन इसका मतलब ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति जो सोया हुआ है और वो नींद से जाग गया। ये पुनर्जागरण जो है वो समस्त मानव जाति का जागृत होने से, इसका जो पुनर्जागरण का तात्पर्य है वो समस्त मानवता, समस्त मानव जाति के जागृत होने से है। तो और ये कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये 2 शताब्दियों, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य इतना संघर्ष हो रहा है, जो मतलब मध्यकाल में जो मान्यताएं हैं और जो नवीन जो विचार आ रहे हैं, उसमें लगातार संघर्ष जब 2 शताब्दियों से हुआ, तब जा कर के ये पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ। एक इतिहासकार हैं रॉबर्ट इरगैंग, उन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का। उनका कहना है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का तात्पर्य मध्य युग से आधुनिक युग को लाने वाले उन सभी परिवर्तनों से है, जैसे सामंतीय व्यवस्था का पतन, प्राचीन साहित्य के अध्ययन के प्रति अभिरुचि, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, आधुनिक विज्ञान का आरंभ, गतिशील अक्षर व छापे खाने का आविष्कार, कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, अमेरिका व अन्य देशों की खोज, वो प्रारंभिक पूंजीवाद के विकास से है। तो ये परिभाषा सबसे बेहतरीन परिभाषा मानी जाती है। इस परिभाषा में आप लोगों का समस्त जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो समाहित है। जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो आप लोगों का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो इस परिभाषा में समाहित हो गया है, क्योंकि ये 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी, ये जो 2 शताब्दियों का काल है, इसमें आप सब कुछ में परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे सामंतीय व्यवस्था का पतन हो रहा है, चर्च की प्रधानता समाप्त हो रही है, अब चर्च को लोग चुनौती दे रहे हैं ना, कुतुबनुमा का आविष्कार हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है, नए व्यापारिक मार्गों की खोज हो रही है। तो ये सब नए नए राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हो रहा है।
विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, उसका उदय हो रहा है। एक चीज़ जो और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये है कि आधुनिक युग, यदि कोई आपसे पूछे कि आधुनिकता का सबसे प्रधान कारक क्या है या आधुनिकता का सबसे प्रधान तत्व क्या है, तो आप लोगों का बस एक ही आंसर होना चाहिए, वह है तर्क। जो मध्य युग है यूरोप का, उसमें क्या है कि चर्च ने जो कह दिया वो उसी को लोगों ने माना, कोई उस पर तर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि पोप ने कह दिया था कि इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सब कुछ जो है पृथ्वी के द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन बाद में जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ तो पोप के इस मान्यता को खंडित करने का प्रयास किया गया और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि नहीं, अब इस ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है, और पृथ्वी और उसके जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुरू में तो इसको लोगों ने नहीं माना, लेकिन बाद में जब इसको प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया तो फिर लोगों ने इसको माना। तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और लोग उससे अवगत हो रहे हैं, और जो मध्य युग की जो मान्यताएं हैं, जो कि लंबे समय से यूरोप के लोगों पे जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव है, वो सब सारी मान्यताएं धीरे धीरे टूटती नज़र आएंगी इस पुनर्जागरण के दौर में। तो इस तरीके से पुनर्जागरण जो है वो एक अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। और लगातार यूरोप के लोगों ने जो लगातार संघर्ष किया है मध्ययुगीन की जो मध्ययुगीन मान्यताएं हैं उसके खिलाफ, तो उन्हीं का परिणाम है पुनर्जागरण। तो अब हम लोग पुनर्जागरण के कारणों पे प्रकाश डाल लें। पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। तो एक एक करके हम लोग जो है वो पुनर्जागरण के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो जो इसका पहला कारण है वो है धर्म युद्ध। पुनर्जागरण का जो पहला कारण है, प्रमुख कारण है, वो है धर्म युद्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रूसेड्स। धर्म युद्ध जो है वो दो लोगों के बीच में, दो धर्मावलंबियों के बीच में हो रहा है। जो ईसाई धर्म का जो पवित्र स्थल है वो है यरूशलेम, जहाँ की ऐसी मान्यता है कि वहाँ जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो यरूशलेम को लेकर के सेल्जुक तुर्कों और ईसाइयों में कई युद्ध हुए। ये युद्ध 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में हुए, कई युद्ध हुए। तो इन युद्धों ने क्या किया कि यूरोप पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। इन युद्धों में जो है आम ईसाई भी भाग लेता है, और इन युद्धों में योद्धाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस युद्ध ने क्या किया कि सामंतीय व्यवस्था को विघटन की तरफ धकेल दिया, पतन की तरफ धकेल दिया। और चर्च में जो लोगों की मान्यता थी कि चर्च का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चर्च जो है वो सर्वशक्तिशाली है, तो अब ये जो उसकी प्रतिष्ठा है चर्च और पोप की, उस पर भी इन धर्म युद्धों ने गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि लगातार सेल्जुक तुर्कों ने आक्रमण किए, लेकिन ईसाइयों ने भी जो है उसका जमकर उसका मुकाबला किया। तो इस तरीके से धर्म युद्धों ने क्या किया कि जो यूरोप के लोगों का जो चिंतन मनन था जो पहले का, उस पे उन्होंने उसने परिवर्तित किया। तो इसलिए धर्म युद्ध को पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण माना गया है। दूसरा कारण है सामंतवाद का पतन। जैसा कि मैं बताया कि मध्य युग की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है सामंतवाद, क्योंकि जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसकी राजधानी, वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, उसकी राजधानी है रोम, लेकिन जब उसका विघटन हो गया तो यूरोप में नए नए छोटे छोटे कई केंद्र राज सत्ता के बन जाते हैं,
और सामंतवाद का उदय होता है और सत्ता जो है वो सामंतों के हाथों में चली जाती है। लेकिन अब सामंतवाद का पतन शुरू हो जाता है। अभी मैंने बताया धर्म युद्ध और भी कई कारण थे जिसके कारण सामंतवाद का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है और लोग स्वतंत्र तरीके से सोचने लगते हैं। तो सामंतवाद के पतन ने भी पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों में से एक है। और जो इसका तीसरा कारण है वो है मंगोल साम्राज्य का उदय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जब दिल्ली सल्तनत का काल है तो उसमें मंगोलों ने लगातार आक्रमण किया। और आप लोगों को मालूम है कि मंगोलों का जो है सबसे महान लीडर चंगेज़ खान ने भी भारत पे आक्रमण किया था और वो ख्वारिज़्म के सुल्तान और उसके राजकुमार मांगबरनी का पीछा करते हुए वो भारत के सिंधु नदी के तट तक आ गया था। लेकिन मांगबरनी ने भारत में शरण की मांग की और उस समय भारत का सुल्तान है इल्तुतमिश ने विनम्रतापूर्वक जो है मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये सुल्तान इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी कि उसने नवोदित जो भी नया नया उदय हुआ है जिस दिल्ली सल्तनत का, उसको चंगेज़ खां के आक्रमण से उसने बचा लिया। तो फिर चंगेज़ खां भी वहीं से वापस हो गया। चंगेज़ खां एक महान विजेता था। उसने जो है बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य उसके 4 पुत्रों में विभक्त हो गया। तो फिर उसी का पौत्र है कुबलई खां, जिसकी राजधानी जो है आप लोग जानते हैं बीजिंग में थी। तो इतिहासकारों का ये कहना है कि जो मंगोल जो साम्राज्य है उसका प्रभाव यूरोप और एशिया दोनों को वो जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों जगह उसका विस्तार हुआ है। पूर्व और पश्चिम दोनों जगह में उसका विस्तार हुआ है। तो स्पष्ट है कि जब विस्तार इतना बहुत ही लंबा होगा और पूर्व और पश्चिम दोनों में उसका विस्तार होगा तो दोनों जगह की संस्कृति, दोनों जगह के ज्ञान विज्ञान, दोनों जगह के विज्ञान का आदान प्रदान भी होगा। तो मंगोल साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया। तो यहाँ के लोग वहाँ की संस्कृति और ज्ञान से परिचित हुए और वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति और ज्ञान से परिचित हो रहे हैं। तो इस ज्ञान के आदान प्रदान ने, जो विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, उसने जो है पुनर्जागरण के उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और यूरोप का जो यात्री है, महान यात्री, जो कि इटली के वेनिस नगर का निवासी है मार्को पोलो, उसने जो है यात्रा की थी पूर्वी देशों की और वो कुबलई खां के दरबार में कई साल तक रहा। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत के दक्षिण भारत के समुद्री तटों की भी यात्रा की थी। और जब वो यहाँ से गया तो उसने अपने यात्रा का विवरण प्रकाशित करवाया और उसने पूर्वी देशों की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो उसी को पढ़ करके जो यूरोप के लोग हैं वो पूर्वी देशों, खासकर भारत, चीन, जापान से अपना संपर्क स्थापित करने के लिए लालायित हो उठे और फिर लोगों ने उसके लिए प्रयास भी शुरू किए। तो इस तरीके से मंगोल साम्राज्य के उदय ने भी पुनर्जागरण के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जो चौथा कारण है वो है व्यापार और वाणिज्य का विकास। पहले भी ऐसा ये मत समझिएगा कि मध्य युग में व्यापार नहीं होता था। मध्य युग में भी व्यापार हो रहा है, लेकिन वो व्यापार क्या हो रहा है, वो सीमित स्तर पे हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ बड़ी बड़ी नावें बनने लगी और फिर ये कंपास का आविष्कार हो गया, कुतुबनुमा का, तो अब समुद्र में भटकने का डर समाप्त हो गया। तो व्यापार और वाणिज्य में अब लगातार तेजी आ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। अब पहले की तुलना में ज़्यादा बड़े स्तर पे व्यापार और वाणिज्य किया जाने लगा है। तो व्यापार और वाणिज्य से आवागमन, आदान प्रदान, विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है। वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से व्यापार और वाणिज्य ने भी पुनर्जागरण के उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन
किया है। और पांचवा है कागज व मुद्रण प्रणाली का विकास। छापे खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ये पुनर्जागरण के बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब बड़े पैमाने पे किताबें छपने लगी हैं। जो नए नए जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं यूरोप में, उसको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही जब उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है तो लोग उसको पढ़ रहे हैं और नए नए विचारों से अवगत हो रहे हैं। तो इस तरीके से कागज व मुद्रण प्रणाली के विकास ने भी पुनर्जागरण के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आप लोगों को मालूम है कि 15वीं शताब्दी में जर्मनी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो छठा कारण है वो है शिक्षा व साहित्य का विकास। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में नए नए साहित्यकारों का उदय हो रहा है। जब मैं साहित्य का विकास पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे मानववाद का विकास हो रहा है, मानववादी कवि आ रहे हैं, मानववादी साहित्यकार आ रहे हैं। और उन लोगों का मध्य युग में क्या है कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? ईश्वर है। ऐसा चर्च ने मान्यता स्थापित की थी कि भूकंप आ रहा है, महामारी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, तो इसका क्यों? क्योंकि ईश्वर नाराज है। तो ईश्वर को खुश करिए, ईश्वर को प्रसन्न करिए, ये धारणा थी। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है तो मानववाद का उदय होता है। अब ब्रह्मांड के केंद्र में कौन हो जाता है? मानव। मानववादी कहते हैं कि नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे जो महत्वपूर्ण जो ईश्वर की कृति है वो है मनुष्य, और मनुष्य ही सब कुछ करेगा और सब कुछ मनुष्य के लिए ही किया जाना चाहिए। जब मैं आगे और पढ़ाऊँगा साहित्य का विकास और मानववाद तो और डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो शिक्षा व साहित्य के विकास ने भी पुनर्जागरण को एक गति प्रदान की। और सातवां कारण है भौगोलिक खोजें। जब व्यापार और वाणिज्य, जब व्यापारी गतिविधियों में तेजी आई, अब जब विज्ञान का विकास हो रहा है तो अब नावें बड़ी बनने लगी, जहाज बनने लगे। और पहले लोग जाते थे तो डर लगा रहता था कि नाव किधर भटक जाए, क्या हो जाए, समुद्र में भटकने का खतरा रहता था। लेकिन अब जब कुतुबनुमा कंपास का जब आविष्कार हो गया तो भटकने का डर समाप्त हो गया है। तो अब भौगोलिक खोजें शुरू होने लगी। और भौगोलिक खोजें इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि जब 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है वो है भूमध्य सागर। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए कि प्राचीन काल से ही भारत का जो व्यापार है वो यूरोप के देशों से हो रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है? भारत से सामान कहाँ जा रहा है? ऐसे मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर के तट पे, फिर भूमध्य सागर से वो इटली के तट पे पहुंच रहा है, फिर इटली के तट से वो सारे सामान यूरोप के देशों में पहुंचता था कई सालों तक। लेकिन जब मध्य एशिया में जब इस्लाम का उदय होता है और तो ऑटोमन तुर्कों ने बाद में जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो उन लोगों ने भूमध्य सागर पे भी अपना अधिकार जमा लिया। तो व्यापार पहले से क्या हो जा रहा है? कठिन हो गया। तो यूरोप के लोगों को वस्तुएं वो बहुत महंगी मिलने लगी। तो अब चूंकि वहाँ पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया है तो उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत और पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करें। तो उन लोगों ने एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज शुरू कर दी। तो उसी का परिणाम भौगोलिक खोज। स्पेन, पुर्तगाल ने इस दिशा में सबसे पहले प्रयास किए। और आप लोगों को मालूम है कि 1492 में कोलंबस जो है वो भारत की खोज में ही निकला था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। तो इस तरीके से एक नई दुनिया की खोज हुई। 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा अंत में उसने भारत की खोज कर ली। और अब भूमध्य सागर की जगह अटलांटिक महासागर नया व्यापारिक मार्ग होगा। जब हम भौगोलिक खोजें पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो इसका अंतिम और जो महत्वपूर्ण कारण है, जिसको कि हम लोग तात्कालिक कारण कह सकते हैं, वो है कुस्तुनतुनिया का पतन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 3री शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया
तो एक बन गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम है, और दूसरा है पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी है कुस्तुनतुनिया, जिसको बाइजेंटाइन भी कहा जाता है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है। तो उसकी राजधानी है कुस्तुनतुनिया। और जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये 1453 तक अपना अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन जब 1453 जब मध्य एशिया में जब इस्लाम का उदय होता है तो ऑटोमन तुर्कों ने लगातार कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया, और 1453 में वो समय भी आ गया जब उन लोगों ने कुस्तुनतुनिया पे अपना अधिकार कर लिया। तो जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी विचारक थे, उन लोगों ने भाग करके यूरोप के देशों में शरण ली, और उसके सबसे नज़दीक था इटली। चूँकि इटली के लोगों ने ही इन अधिकतर विचारकों को, वैज्ञानिकों को, साहित्यकारों को अपने यहाँ शरण दी। तो जब ये लोग यहाँ से गए तो उन्होंने प्राचीन जो विज्ञान है, जो यूरोप का जो प्राचीन जो ज्ञान और विज्ञान है, उससे लोगों को अवगत कराया, और फिर इसीलिए इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। जब हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हो रहा है, तो और हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताया कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण हैं। ये 8 प्रमुख कारण हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप लोग और इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस उड़ान द फ्लाई चैनल को आप लोग लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट भी करिए, ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।